मार्क विलियम कैलावे, जन्म 24 मार्च 1965, एक अमेरिकी पेशेवर पहलवान हैं, अपने रिंग नाम द अंडरटेकर से बेहतर जाने जाते हैं। वह वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE के साथ अनुबंधित है। फिलहाल वह स्मैकडाउन ब्रांड के अंतर्गत मल्लयुद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें वे मौजूदा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैं। कैलावे ने सन 1984 में वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग के साथ अपनी मल्लयुद्ध करियर की शुरुआत की। सन 1989 में, वे मीन मार्क कैलिस के नाम से वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग WCW में शामिल हुए। जब WCW ने सन 1990 में कैलावे के अनुबंध को नवीनीकृत नहीं किया तो वे उसी वर्ष नवंबर में द अंडरटेकर के नाम से वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, जो बाद में सन 2002 में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट बना, में शामिल हो गए। कैलावे तब से उसी कंपनी के साथ जुड़े रहे और मौजूदा समय में वे WWE के वरिष्ठ प्रदर्शकों में से एक हैं। शॉन माइकल्स के साथ साथ द अंडरटेकर भी मंडे नाइट रॉ के एकदम पहले एपिसोड में दिखाई देने वाले एकमात्र दो पूर्णकालिक पहलवानों में से एक हैं। ये दोनों आज भी उसी कंपनी के साथ हैं। द अंडरटेकर के पास दो परस्पर विरोधी चालें हैं, डेडमैन और अमेरिकन बैडएस। द अंडरटेकर या और अधिक विशेष रूप से उनके डेडमैन व्यक्तित्व से जुड़े विशेष मैच कास्केट मैच, बरीड अलाइव मैच, कुख्यात हेल इन ए सेल और लास्ट राइड मैच है। द अंडरटेकर की कहानी की एक कड़ी उनका सौतेला भाई केन है, जिनके साथ मिलकर उन्होंने ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन नामक एक टीम बनाई है। उन्होंने द अंडरटेकर ने रेसलमेनिया एक भी मैच न हारते हुए 20-0 का एक रिकॉर्ड बनाया है और 4 बार WWE चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप एवं 3 बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के लिए WWE ने उन्हें 7 बार विश्व चैंपियन की मान्यता प्रदान की है। वह एक समय WWF हार्डकोर चैंपियन, WWF हार्डकोर चैंपियन भी रह चुके हैं और वह 6 बार WWF टैग टीम चैंपियनशिप, WWF टैग टीम चैंपियनशिप एवं एक बार WCW टैग टीम चैंपियनशिप, WCW टैग टीम चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। द अंडरटेकर 2007 रॉयल रंबल के विजेता थे और वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने 30वें नंबर पर रंबल जीता। व्यावसायिक मल्लयुद्ध करियर। आरंभिक करियर 1984-1990। कैलावे ने अपने मल्लयुद्ध करियर जीवन वृत्ति की शुरुआत सन 1984 में रिंग नाम टेक्सास रेड के अंतर्गत वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग में की। ब्रूइस ब्रॉडी के खिलाफ अपने इस पहले मैच में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। 4 साल की तरक्की के बाद 1988 में वे इसे छोड़कर कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एसोसिएशन, जो जेरी जेरे के द्वारा WCCW के साथ CWA के विलय कर दिए जाने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स रेसलिंग एसोसिएशन बन गया, में शामिल हो गए और वहां उन्होंने कई चालों के तहत मल्लयुद्ध किया। 1 अप्रैल 1989 को उन्हें USWA यूनिफाइड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, USWA यूनिफाइड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए निर्धारित किया गया था, जहां उन्होंने अपने मंच नाम द मास्टर ऑफ पेन के तहत जेरी द किंग लॉलर को हराकर अपना पहला पेशेवर मल्लयुद्ध खिताब, USWA यूनिफाइड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, USWA यूनिफाइड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, USWA यूनिफाइड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप प्राप्त किया। द पनिशर के रूप में प्रदर्शन करते हुए कैलावे ने 5 अक्टूबर 1989 को WCWA टेक्सास हेवीवेट चैंपियनशिप, WCWA टेक्सास हेवीवेट चैंपियनशिप में जीत हासिल की। उस दिन एरिक एम्ब्री को अपने खिताब से हाथ धोना पड़ा था।
उनकी पहली मुख्यधारा का प्रदर्शन तब हुआ जब वह विश्व चैंपियनशिप मल्लयुद्ध में शामिल हो गए, जबकि वहां वे मीन मार्क कैलिस के रूप में जाने जुटे थे और टेडी लांग द्वारा प्रबंधित स्काईस्क्रैपर्स की टैग टीम के डेंजरस डैन स्पाइवे के साथ मिलकर छोटी सी जुड़ी हुई टीम के एक हिस्से के रूप में उन्होंने मल्लयुद्ध लड़ी। 6 स्काईस्क्रैपर्स में उनके अपने कालक्रम के दौरान वे और स्पाइवे रोड वॉरियर्स 7 के साथ एक विवाद में उलझ गए, लेकिन जब तक विवाद का अंत होता इससे पहले ही स्पाइवे छोड़कर चले गए। जैसे ही वे एकल प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे, कैलावे ने पॉल छोटी ई डेंजरसली से प्रशिक्षण प्राप्त कर कैपिटल कॉम्बैट में जॉनी एस्को तथा क्लैश ऑफ द चैंपियंस में ब्रान पिलमैन को पराजित कर दिया। जुलाई 1990 में, उन्होंने द ग्रेट अमेरिकन बाश में NWA यूनाइटेड स्टेट्स हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लेक्स लूगर के साथ मल्लयुद्ध लड़ी, लेकिन वे तब धराशायी हो गए जब लूगर ने उन्हें कपड़े की रस्सी के सहारे पछाड़ दिया। WCW ने कैलावे के अनुबंधन के नवीकरण को नकार दिया, जब वे 1 सितंबर 1990 को एक जानदार फुर्तीली लड़ाई के आखिरी मैच में NWA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप स्टिंग हार गए। WCW के साथ अपने अनुबंध के दौरान, पनिशर डाइस मोगन के रूप में कैलावे ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग में कुछ समय के लिए मल्लयुद्ध लड़ी, रस्सी के सहारे पछाड़ दिया। WCW ने कैलावे के अनुबंधन के नवीकरण को नकार दिया, जब वे 1 सितंबर 1990 को एक जानदार फुर्तीली लड़ाई के आखिरी मैच में NWA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप स्टिंग हार गए। WCW के साथ अपने अनुबंध के दौरान, पनिशर डाइस मोगन के रूप में कैलावे ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग में कुछ समय के लिए मल्लयुद्ध लड़ी। WCW छोड़ने के बाद नए USWA यूनिफाइड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन तय करने के लिए हुए टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वे कुछ समय के लिए USWA में लौट आए। पहले राउंड में उन्होंने बिल डुंडी को हरा दिया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में जेरी लॉलर से हार गए। उन्होंने अक्टूबर 1990 में विश्व मल्लयुद्ध महासंघ वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन एंटरटेनमेंट 1990 से वर्तमान तक। प्रथम प्रवेश एवं विभिन्न लड़ाइयाँ 1990, 1994। 19 नवंबर 1990 को कैन द अंडरटेकर के रूप में WWF सुपरस्टार्स के टेपिंग में कैलावे ने WWF में प्रथम प्रवेश किया। 8 द अंडरटेकर का पहले वाला डेडमैन वाले व्यक्ति का मॉडल पुरानी पश्चिमी फिल्मों के ताबूत बनाने वाले के चरित्र की, जो खुदाई करने वाले का एक विशेष कोट और काला टॉप, सफेद दस्ताने और बूट कवर पहने रहता है, नकल थी। डेडमैन के इस व्यक्तित्व के अंदर, जो दर्द से अप्रभावित था, कैलावे ने कुछ ऐसा हासिल किया जिसे अपने विरोधियों के हमले से कुछ लेना देना नहीं रह गया। कैलावे ने आधिकारिक तौर पर कैमरे के सामने 22 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में एक खलनायक के रूप में अपना पहला पदार्पण किया। उस वक्त वे टेड डीबस की $1 मिलियन टीम के रहस्यमय हिस्सेदार थे, जिसमें उन्हें केवल द अंडरटेकर कहकर बुलाया जाता था। एक मैच के 1 मिनट के अंदर ही द अंडरटेकर ने कोको बी वेयर को अपने फिनिशर टॉम स्टोन पाइलट ड्राइवर के जरिए बाहर निकाल दिया। अभियुक्त के रूप में बाहर निकाल दिए जाने से पहले उन्होंने डिस्टी रोहड्स का भी सफाया कर दिया। सर्वाइवर सीरीज के कुछ समय बाद, उनके नाम से केन हटा दिया गया और अब उन्हें केवल द अंडरटेकर ही कहा जाने लगा। यह वह वक्त था जब द अंडरटेकर ने अपने मैनेजर ब्रदर लव को बदलकर पॉल बियर को रख लिया, जो एक नाटकीय, आध्यात्मिक चरित्र था, जिसे हमेशा मृतक की राख रखने का एक कलश लिए दिखाया जाता था,
जिससे द अंडरटेकर रहस्यमयी शक्ति अर्जित कर अपने मैचों के दौरान अपनी शक्ति को पुनरुज्जीवित किया करते थे। अपने प्रतिद्वंद्वियों को अखाड़े रिंग में हराने के बाद मैच के तुरंत बाद ही वह एक अनुष्ठान संपादित करते थे, जिसमें वे पराजित प्रतिद्वंद्वी को बॉडी बैग में डालकर अपनी पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। 10 रेसलमेनिया 7 में उन्होंने रेसलमेनिया की शुरुआत सुपरफ्लाई जिमी स्नूका को अतिशीघ्र हराकर की। 11 इस इवेंट में उनके अपराजित बने रहने की रेखा में ये पहली जीत थी। उनकी सबसे बड़ी शत्रुता की शुरुआत द अल्टीमेट वॉरियर के साथ हुई, जब उन्होंने अपने मैनेजर पॉल बियर के सेट पर फ्यूनरल पॉल साक्षात्कार वाले अंश में वॉरियर पर हमला करके उसे वायुरोध ताबूत में बंद कर ताला लगा दिया। वॉरियर, रैंडी सैवेज, नाइन्थ सार्जेंट स्लॉटर और हल्क होगन के साथ एक वर्ष के मुकाबलों के बाद उन्होंने होगन को हराकर सर्वाइवर सीरीज में अपना पहला WWF चैंपियनशिप जीता। 12 WWF के अध्यक्ष जैक टिनी ने 6 दिनों बाद टेक्सास में उसी मंगलवार को पुनः मैच कराने का आदेश दिया, जिसमें द अंडरटेकर ने अपना टाइटल होगन के पक्ष में खो दिया। 12 फरवरी 1992 में द अंडरटेकर के सहयोगी जैक द स्नैक रॉबर्ट्स ने रैंडी सैवेज के मैनेजर पत्नी मिस एलिजाबेथ पर एक स्टील की कुर्सी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन तब तक द अंडरटेकर ने उसे रोक दिया और पहली बार प्रशंसकों के लिए पसंदीदा बन गए। तत्पश्चात द अंडरटेकर ने रेसलमेनिया 8 में रॉबर्ट्स को पछाड़ दिया। 11 तब हार्वे विपलमैन के द्वारा प्रबंधित पहलवानों के साथ उसकी व्यापक शत्रुता पूरे 1992-1993 में जारी रही, यहां तक कि कमाला 12-13 के साथ भी, जिसका सामना उन्होंने पहली बार WWF के इतिहास में सर्वाइवर सीरीज में किया और पहली बार टेलीवाइज्ड कॉफिन मैच में हरा दिया, तथा जॉइंट गोंजलेस को उन्होंने रेसलमेनिया IX में और समरस्लैम में रेस्ट इन पीस के एक मैच में अयोग्यता के आधार पर हरा दिया। 11-13 जनवरी 1994 में, उन्होंने WWF चैंपियन योकोजुना को रॉयल रंबल में एक कास्केट मैच के लिए चुनौती दी। रॉयल रंबल में, योकोजुना ने कई दूसरे बदमाश पहलवानों की सहायता से द अंडरटेकर को ताबूत में सीलबंद कर मैच जीत लिया। वीडियो स्क्रीन पर द अंडरटेकर की आत्मा इस चेतावनी के साथ ताबूत के अंदर से प्रकट हुई कि वह वापस लौटेगा। 14 रेसलमेनिया X के बाद टेड डीबियस ने WWF में दोबारा एक द अंडरटेकर को पेश किया। हालांकि इस द अंडरटेकर की भूमिका ब्रायन ली के द्वारा निभाई गई, जो एक पाखंडी बहरूपिया द अंडरटेकर था, प्रशंसक जिसे व्यंग्यात्मक तरीके से अंडरफेकर कहते थे, और असली द अंडरटेकर की समरस्लैम में वापसी मौलिक व्यक्ति की नए संस्करण के साथ हुई, जिसमें वह भूरे रंग की जगह बैंगनी रंग धारण किए हुए था। 3 टोम्बस्टोन पाइलट ड्राइवर्स के बाद अंडरटेकर ने पाखंडी बहुरूपिये को हरा दिया। 14 सर्वाइवर सीरीज में एक रिमैच जो कि एक दूसरा कास्केट मैच था, उसमें द अंडरटेकर ने योकोजुना को हरा दिया। सन 1995 के लगभग पूरी अवधि में टेड बियर्स के $1 मिलियन कॉर्पोरेशन के सदस्यों के साथ द अंडरटेकर ने दुश्मनी मोल ले ली। रेसलमेनिया शी में जब द अंडरटेकर किंग कोंग बंडी का मुकाबला कर रहे थे, तब कामा ने द अंडरटेकर का कलश चुरा लिया और उसे पिघलाकर एक बड़े सोने के हार में बदल कर और द अंडरटेकर पर हमला करके उन्हें अपना बैरी बना लिया। 14 बाद में, द अंडरटेकर ने कामा को एक समरस्लैम के एक कास्केट मैच में हरा दिया। 14 कई सप्ताह बाद, द अंडरटेकर ने अपनी आंख के पास की कक्षीय हड्डी को क्षतिग्रस्त कर लिया और शल्य चिकित्सा की पूरी अवधि तक अनुपस्थित रहा एवं सर्वाइवर सीरीज में उसकी फिर से वापसी हुई। सन 1995 में द अंडरटेकर भूरे रंग का प्रेत जैसा ऊपरी मुखौटा पहनकर वापस लौटे,
14 रॉयल रंबल में ब्रेट हॉट के खिलाफ WWF के चैंपियनशिप मैच के द अंडरटेकर का मुखौटा उतार दिया गया था जब डीजल ने द अंडरटेकर के चैंपियनशिप के खिताब के लिए हस्तक्षेप किया। 15 एक महीने के बाद इन योर हाउस राइज इन द केज में, जब डीजल का हॉट के साथ एक स्टील में एक पिंजरे में मुकाबला हो रहा था, तब द अंडरटेकर अचानक रिंग में नीचे से बाहर आए और डीजल को खींचकर नीचे ले गए ताकि हॉट विजय प्राप्त कर सके। यह विवाद डीजल और द अंडरटेकर के बीच हुए रेसलमेनिया 12 के एक मैच में पराकाष्ठा पर पहुंच गया, जिसमें द अंडरटेकर विजयी हुए। 11-15 अगली ही रात उनका दूसरा विवाद उठ खड़ा हुआ, जब मैनकाइंड ने जस्टिन हॉक ब्रेडशॉ के साथ द अंडरटेकर के एक मैच में हस्तक्षेप करते हुए अपना प्रथम प्रवेश किया। अगले कई महीनों के लिए मैनकाइंड ने द अंडरटेकर के कई मैचों में हमला बोला और मैच छीन लिए। 15 इस विवाद ने और भी उग्र रूप धारण कर लिया और उनकी लड़ाई अब भीड़ में, मंच के पीछे और विभिन्न अखाड़ों के बॉयलर रूम तक पहुंच गई। फलस्वरूप, समरस्लैम में अब तक की पहली बार के बॉयलर रूम ब्रावल का निर्धारण इन दोनों के बीच हो गया। मैच के दौरान, जब द अंडरटेकर पॉल बियर के अस्थि कलश के पास पहुंचे, तब बियर ने द अंडरटेकर को धोखे से मारा ताकि मैनकाइंड पंजे से द अंडरटेकर को जबड़े के बेबस बनाकर अपनी जीत दर्ज कर सके। 15 बियर के विश्वासघात के बाद अंडरटेकर ने मैनकाइंड के साथ प्रतिद्वंद्विता को एक नए स्तर तक पहुंचा दिया, जिसके परिणामस्वरूप बरिड अलाइव मैच इन योर हाउस बरिड अलाइव में परिवर्तित हो गया। खुले कब्र में श्वास अवरुद्ध करने के बाद अंडरटेकर ने मैच जीत लिया, लेकिन जल्लाद और साथ ही साथ कई दूसरे सुपरस्टार्स के हस्तक्षेप के बाद अंततः द अंडरटेकर को जिंदा दफन कर दिया गया। 15 जिंदा दफन हो जाने के बाद अंडरटेकर ने फिर से मैनकाइंड के खिलाफ मुकाबले में अपने को खड़ा करके सर्वाइवर सीरीज में वापसी की, लेकिन एक अनोखे शर्त के साथ कि एक स्टील के पिंजरे में बंद रिंग के ऊपर 20 फीट 6.1 मीटर शून्य पॉल बियर लटकता रहेगा। अगर द अंडरटेकर यह मैच जीत लेता है तो बियर पर अपने हाथ उठा सकेगा। हालांकि द अंडरटेकर ने यह मैच जीत तो लिया, लेकिन जल्लाद के हस्तक्षेप के कारण बियर द अंडरटेकर के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हो गया। 16 द अंडरटेकर ने कुछ समय के लिए जल्लाद की ओर अपना ध्यान लगाया, जो उसके आगमन के समय से ही उसके गले का कांटा बना हुआ था। इन योर हाउस के मंच पर यही समय है, इट्स टाइम में एक महायुद्ध नियमों के तहत मैच में द अंडरटेकर ने जल्लाद को परास्त कर दिया। 1996 के अंत तक बियर के अपने शागिर्द के पक्ष में हस्तक्षेप करने के बाद अंडरटेकर के साथ वादरह का विवाद शुरू हो गया, जिसमें अंततः रॉयल रंबल में वधे के साथ लड़ाई में वह हार गया। 16 इस पराजय के बाद द अंडरटेकर ने अपना ध्यान WWF के चैंपियनशिप पर केंद्रित करना शुरू कर दिया।